नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अमीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोज़ को आप लाइक करते हैं, शेयर भी करते रहिए और साथ में चैनल का बेल आइकन ज़रूर दबा के रखिए ताकि किसी भी अपलोड की पहली सूचना आप तक मिले। इससे पहले कि हमारे साथ ज्योति जी हैं, ज्योति जी का स्वागत करें। सबसे पहले मैं अपनी आवाज़ के लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा। गला थोड़ा खराब चल रहा है इसलिए अगर मेरी आवाज़ आपको बदली-बदली सी लगे या कुछ खराब लगे तो सहयोग करिएगा। ज्योति जी बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार। ज्योति जी, एक दुखद खबर के साथ आज की ये चर्चा शुरू करूँगा। समाचारों में सबको पता है, आप भी इस खबर को फ़ॉलो कर रही हैं। हरियाणा में आईजीपी रैंक के आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार साहब नहीं रहे और उनके साथ ये दुखद घटना खुद उनके हाथों हुई और उनके सर्विस वेपन के ज़रिए हुई। और तब से हरियाणा में जब पहले दिन ये घटना निकल के सामने आई तो प्रश्न एक बार फिर उस तरफ जाने लगा कि आखिर इतने उच्च पद पर इतना सफल व्यक्ति, इतना गुणी, इतना धनी व्यक्ति, धन मैं धनी का मतलब मेरा लक्ष्मी से नहीं है। कम से कम एक आईपीएस क्वालिफाई किए जिनकी धर्मपत्नी जी भी आईएएस हैं। तो इतने समर्थ परीक्षा को पास करने वाला व्यक्ति इतना मानसिक रूप से कमजोर कैसे हो सकता है? पहले दिन की बहस वहां गई। उनकी धर्मपत्नी जो आईएएस हैं, एक विभागीय डेलीगेशन के साथ ही वो विदेश में थी, उनकी वापसी हुई। सारा समाज स्तब्ध था और चर्चा उस तरफ जा रही थी। लेकिन साहब, फिर अचानक इसमें एक यू टर्न आता है और यू टर्न आने के बाद जाहिर होता है, जैसा कि इस देश में किसी भी घटना के पीछे आगे तुरंत खोजने की एक परंपरा है कि जात क्या है। गोदी मीडिया चिल्लाने वाले खुद गोदी मीडिया के धनी लोग इन शब्दों को परिमार्जित करते हैं और सामाजिक विश्लेषण के मामले में और न जाने समाज का कौन सा विमर्श है जो यहीं से होके गुजरता है। तो पूरन कुमार साहब की भी जाति बाहर आई, दलित। चलिए साहब, यहाँ तक ठीक है। जीवन किसी का जीवन हो, चाहे दलित हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे अवर्ण हो या कोई भी हो, मानव जीवन है। और यहाँ तक कि हमारा सनातन तो मानव जीवन के अलावा जितने भी और जीव हैं उनके भी रक्षण की बात करता है। लेकिन अब मैं केवल आपके सामने इनकी धर्मपत्नी ने जो शिकायतें की हैं और शिकायत के जो बिंदु हैं, उन बिंदुओं को सामने रखता हूं, फिर बातचीत शुरू करते हैं। उनकी धर्मपत्नी की शिकायत में पहला पॉइंट है कि अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से उनके पति को अपमानित किया और प्रताड़ित किया। ये उनके नोट में भी है। जाति के आधार पर भेदभाव और गालियां दी गई। चलिए साहब, रोहतक में उनके स्टाफ पर झूठा केस दर्ज कराया गया। ये हो सकता है। डीजीपी से शिकायत की तो मामला दबा दिया गया। एसपी फोन तक नहीं उठाते थे, एसपी के खिलाफ कार्रवाई हो गई है। चलिए साहब, लेकिन कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। यहां अंत का जो पॉइंट है ये खुला तो ये पूरा मामला खुला, आप समझ लेंगे। अंत में उनकी धर्मपत्नी का पॉइंट है कि उनके पति को मंदिर में प्रवेश से रोका गया। मैं रिपीट कर रहा हूं, उनके पति को मंदिर में प्रवेश से रोका गया। कहा गया कि ये जगह उनके लिए नहीं है। और उसके बाद राहुल गांधी का ट्वीट, प्रियंका का ट्वीट, सोनिया की चिट्ठी, तमाम दलित विमर्श। और ये कहा जा रहा है कि सीधे सीधे हरियाणा ने, यानी सिस्टम ने, सरकार ने उनका जीवन समाप्त कर दिया और इसको आगे ले जाया जा रहा है। मुझे तो इसमें वही कथित एजेंडा दिखाई दे रहा है जो कथित रूप से न जाने कौन सा कथित पिघला शीशा कानों में उमेड़ता रहा, उड़ेलता रहा और ये खुल गया साहब। मंदिर में प्रवेश से रोका गया, कहा गया कि यहाँ पर तुम्हारा क्या काम है। ये एक जीवन जाने के बाद, एक प्रतिभाशाली जीवन जाने के बाद उसके मृतक शरीर के ऊपर ये गिद्धभोज, ये किस तरफ जा रहा है हमारा समाज? ज्योति जी। सबसे पहले मैं मृत आत्मा जो है उसको श्रद्धांजलि दूंगी और उसको देते हुए सादर नमन है। और उसके साथ ही मैं ये बोलूंगी कि जो व्यक्ति जिस भी कारण से गया है उसके ऊपर आपने जो बोला कि जो गिद्ध घूमते हैं और जो गिद्ध दृष्टि, चाहे वो परिवार की हो या समाज की हो, और उसका राजनीतिकरण करना,
वो कहीं से भी उचित नहीं होता है, जैसा मैं समझती हूँ। किसी व्यक्ति के ने अब नहीं है इस दुनिया में, वो पहली बात आपने ये बोली कि एक आईपीएस है और आईपीएस से ये अपेक्षा होती है कि उसका दिमाग, मस्तिष्क बहुत मजबूत होना चाहिए। वो कैसी भी स्थिति के लिए बना है, कैसी भी सिचुएशन पूरे आपका एक जिले में उसको संभालनी है, कोई भी कंडीशन हो सकती है, उसे वहां जाना होगा, खड़ा होना होगा, ऑकवर्ड सिचुएशन के लिए ही ये पद है, ये दायित्व है। अगर आप अपनी पर्सनल, निजी, ये व्यक्तिगत मामले होते हैं, दफ्तरों में आपकी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा है, इसको आप ये नहीं कह सकते कि आप कि समाज के लिए फाइट कर रहे थे। नहीं, निजी है, और निजी जब हम सरकारी दफ्तर हो या प्राइवेट हो, कहाँ पॉलिटिक्स नहीं होती, कहाँ नहीं होती। अगर आप इतने हल्के-हल्के डेंट भी नहीं झेल सकते, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति इतने बड़े पदों पर बैठने का अधिकारी भी है। नहीं होना चाहिए। बहुत-बहुत मजबूत मस्तिष्क के लोग हों, तो उन्हें ऐसे पदों के लिए अप्लाई भी करना चाहिए। आप कोमलता के साथ आईपीएस बन गए हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, मैं आज किसी की बुराई भी नहीं कर रही हूँ, और ना एक मैं हर एक के लिए जनरल ये बात कह रही हूँ कि आप जिस पद पर हैं, कोई आर्मी का जनरल बैठा हुआ है और वो इस तरह की हरकत करे कि भाई मैं तो वहां इससे हो गया कि किसी ने मुझे 4 बातें बोल दी। आपका ब्रेन इसका मतलब ये है कि उस चीज के लिए, उस स्थिति के लिए बना ही नहीं था। अगर आप में और एक सामान्य लड़के में फिर क्या फर्क रह गया? किस बात के आईपीएस हो गए? तो फिर बात यह है कि इस तरह की ग्रूमिंग होती है। दूसरा, आप जातियों को लाना, अगर आप जाति लाते हैं, तो क्या किसी अन्य जाति के लोग दफ्तरों में मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं होते? क्या आज तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई कि किसी ब्राह्मण को, किसी राजपूत को, या किसी कायस्थ को, या वणिक वर्ग में कोई हो, किसी को कभी नहीं प्रताड़ित किया गया? हमेशा कभी कहा जाता है कि एक राजपूत लड़के को ऐसे किया, कभी कहा एक ब्राह्मण लड़के के साथ जाती हुई, कभी न्यूज़ आई इस तरह की कि किसी किसी बनिया का लड़का था, वो आईपीएस बना और उसके साथ इस तरह की घटना हुई? कहीं आता है? नहीं आता है। सिर्फ एक वर्ग, दलित, दलित तो हमारे यहाँ कोई कास्ट भी नहीं है। ये सब आरक्षण के द्वारा दी गई राजनीतिकरण करने के लिए एक तरह का छल है, जो समाज में बांट बंटवारे के लिए डाला गया। चलिए, उसका कुछ लोगों ने लाभ लिया। अगर आप आईपीएस और आईएएस, एक परिवार है जिसमें 2 लोग हैं, एक आईएएस एक आईपीएस है, उसके बाद भी अगर आपको दलित शब्द का हथियार, एक कहना चाहिए ढाल लेनी पड़ती है, तो वो किस तरह का, मतलब आप कहाँ उठे? कहाँ उठे? कितना उठे? आपका कहाँ से, आप जो सरकार ने आपको आरक्षण दिया, वो इसलिए दिया कि आप अपने उससे स्तर से ऊपर उठेंगे, आपकी सोच बढ़ेगी, आपका जीवन स्तर अच्छा होगा, आप आगे आने वाले जो आपके संतानें हैं, उनका स्तर अच्छा होगा, दलित वर्ग को ऊपर उठाने के लिए। एलिवेट तो कहीं हुआ ही नहीं। आज आपको इतने साल की नौकरी के बाद भी खुद को दलित ही कहना पड़ रहा है। मैं हैरान हो जाती हूँ कि आप खुद को दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, भाई आप आज भी दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित है। ये तो मतलब मुझे हजम ही नहीं होती है बात। ये सिर्फ राजनीति है, जो मुझे लगता है। और आपने मंदिर की बात बोली थी, मैं मंदिर की बात आपको बता दूं, जो इन्होंने इसको राजनीतिक रूप देने की कोशिश की है, मुझे नहीं लगता। देखिए, पहले एक बात और बोलती हूँ, अगर विभाग में कोई समस्या थी, क्या इन्होंने कहीं कभी किसी अफसर के खिलाफ कंप्लेंट डाली थी? कभी किसी के खिलाफ कंप्लेंट डाली? रिटर्न में डालनी चाहिए थी ना, कि मैं प्रताड़ित हो रहा हूँ, मुझे ये कार्य नहीं करने दिया जा रहा, यहाँ मेरी ज्वाइनिंग है, यहाँ मेरी ड्यूटी है। ऐसा कभी इन्होंने इस तरह का कभी डाला है? डाला है तो विभागीय जांच होनी चाहिए थी, उसको फेस करते, उतना दम होता, अपने साक्ष्य रखते कि मेरे साथ ये ज्यादती हो रही थी। आपने 4 अफसरों को लपेटा, 13 अफसरों को आपने उनका करियर खा रहे हो, जा रहे हो, आपकी पत्नी लगी हुई है, आईएएस है, ठीक है, उनका रसूख है, लेकिन आईएएस बनने के बाद भी अगर लड़की को दलित का ही संरक्षण लेना पड़ रहा है, तो दलित ही अच्छी थी, उसने आईएएस की सीट ली क्यों? दलित के लिए ही पति के लिए लड़ती फिर। ये मेरा कहना ये है कि आप विभागीय जांच से बचने के लिए आपने इस तरह के कदम उठाए, और हो सकता है कि आपका पारिवारिक कोई मसला हो, और आपकी जो पत्नी है वो अब अफसरों पे और विभाग के ऊपर डाल रही हो, हमें क्या पता? भाई, पत्नी वहां नहीं थी, पत्नी का होना आवश्यक था। अगर पति इतनी परेशानी में और इतने डिप्रेशन में चल रहा था, तो वो सारे काम छोड़ के
आप पति के साथ रहना चाहिए था, आप नहीं थे, तो गलती तो आपके परिवार से भी हुई है। ऐसा नहीं होता है कि किसी भी सवर्ण अफसर के घर में किसी तरह की कठिनाइयाँ नहीं आती हैं विभागीय रूप से। क्या उनकी ज्योति जी, पत्नियाँ उनका साथ नहीं देती हैं? ज्योति जी आपने बड़ा अच्छा जी, पॉइंट उठाया है कि उन्हें साथ रहना चाहिए। वो विभागीय दौरे पे थी, विदेश में थी, लेकिन उसी के साथ साथ अब कुछ फैक्चुअल चीजें यहाँ जोड़ देते हैं। इनके पति पूरन कुमार जो अब नहीं रहे, लगातार ये इनकी पत्नी इन्हें फोन कर रही थी और ये फोन उठा नहीं रहे थे। अंत में इन्होंने फोन अपना स्विच ऑफ कर दिया था। अमित कुमार का अब कहना है, अमित कुमार जो इनकी आईएएस पत्नी है, कि अगर जितने भी नाम आए हैं अफसरों के पूरन कुमार के उस नोट में, 9 पन्ने के, वो कह रही हैं कि अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो सबूत मिटा देंगे, गवाहों को प्रभावित करेंगे और दुनिया भर की ये सारी चीजें तो कह रही हैं। लेकिन एक मामला जो कहा जा रहा है कि इनके स्टाफ के खिलाफ जो है झूठा मामला दर्ज कराया गया, उसको भी जान लेना बड़ा जरूरी है इससे पहले कि आप आगे बढ़ें। एक शराब कारोबारी से 2.5 लाख रुपया इसकी रिश्वत मांगने के आरोप में पूरन कुमार जी के पूर्व स्टाफ हेड कांस्टेबल सुशील कुमार को गिरफ्तार किया गया था और इस एफआईआर में खुद पूरन कुमार का भी नाम था, जिसको उन्होंने अपने उस 9 पन्ने की चिट्ठी में बताया भी है। 7 गंभीर ऐसे आरोप हैं जो इन्होंने लगाए हैं। सवाल ये होता है कि महिला उत्पीड़न के जब मामले आते हैं, जब भी ऐसा कोई केस होता है, तो हमने देखा है कि शुरुआत में जैसे ही ये मामला वकीलों की टेबल पे जाता है तो उसमें लूट की धारा, प्रताड़ना की धारा, खाने के समय नमक नहीं है उस पर पिटने की धारा, अप्राकृतिक तमाम तरीकों की धाराएं ये सब लगा दी जाती हैं। ये इस देश के जुडिशियल सिस्टम का एक अपना प्रारब्ध है, वो ऐसा होता है इनके साथ। लेकिन सवाल ये होता है कि एक लंबी लिस्ट, आप सोचें इन्होंने 14 अधिकारियों को नापा है साहब। मैं नाम पढ़ देता हूं। शत्रुजीत कपूर डीजीपी हरियाणा, नरेंद्र बिजारणिया एसपी रोहतक, अनुराग रस्तोगी, डी सुरेश, टीवीएस प्रसाद, राजीव अरोड़ा, मनोज यादव, अमिताभ ढिल्लो, संजय कुमार, माटा रविकिरण, कलाच रामचंद्रन, शिवास कविराज, पंकज नैन, कुलविंदर सिंह, ये सारे के सारे आईपीएस अधिकारी हैं और 9 पन्ने टाइप्ड थे, टाइप्ड हैं, लिखा नहीं गया है। कोई भावावेश में आदमी आता है ना, तो वो बैठ के कंप्यूटर पर टाइप करता है, वाह भाई ये भी देखा गया है, हमने आपने मृतात्मा को श्रद्धांजलि दी, एक जीवन गया है, इस समाज के लिए एक बड़ा प्रश्न है। और पहले 24-48 घंटे बहस भी उसी तरफ जा रही थी। लेकिन क्या ये आपको एक पूरा षड्यंत्र नहीं दिखाई देता है? और अंत में जब उनकी पत्नी अपने कहती हैं शिकायत में कि पति को मंदिर में प्रवेश से रोका गया और कहा गया कि ये जगह उनके लिए नहीं है, और उसके बाद पूरा कांग्रेस का इकोसिस्टम लग जाता है इसके साथ। क्या इनको वीआरएस लेने के बाद धर्मपत्नी जी को हम चुनाव लड़ते हुए भी देख रहे हैं क्या? और क्या ये टूल किट का ये हिस्सा आई लव यू फलाने ढिकाने के फेल होने के बाद एक मृतात्मा के ऊपर गिद्ध बनकर फिर उसी तरह से टूट पड़ा है जैसे हमेशा टूट जाता है? जी। हाँ, ये तो ख़ैर चुनते ही हैं ऐसा, जैसे हाथरस में इन्होंने एकदम से झुंड बना के आ गए थे, ऐसे ये यहाँ आ गए हैं। मामले कुछ नहीं निकलते आगे जाके, लेकिन मसला यही है कि जो उनके नियर एंड डियर्स हैं, वो उसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए, इस तरह से आप अशोक खेमका जी का जो हरियाणा का उनका भी रहा है, वो क्या ऐसे अफ़सर रहे हैं? उनके कितने ट्रांसफ़र हुए, कितना उनको प्रताड़ित किया गया? क्या उन्होंने ऐसा कोई कदम उठाया था? इसका अर्थ ये हुआ कि उनको पारिवारिक रूप से शायद कोई समस्या ना रही हो, उनके परिवार ने उनका समर्थन किया हो, उनका साथ दिया हो। मैं यही कहती हूँ कि अगर पत्नी इस तरह की बातें कर रही हैं, तो हो सकता है कि वो अपनी कोई कमी को छुपाने के लिए विभाग पे ये बात डाल रही हैं। उसकी भी जाँच होनी चाहिए कि इनके आपसे रिश्ते क्या थे? अगर आपके पति के साथ इतनी समस्याएँ चल रही थी, पहली बात मैंने ये बोली है कि क्या इन्होंने कभी किसी अफ़सर की रिटर्न कंप्लेंट की थी? वो नहीं है। दोनों बड़े अधिकारी थे, पत्नी भी और पति भी। क्या इनके माइंड में नहीं आया कि हम एक कंप्लेंट तो डाल दें फलाना अफ़सर के खिलाफ? जीते जी नहीं डाली गई। आप आपने बोला कि 14 अफ़सरों के नाम टाइप्ड हैं। वो टाइप्ड नाम ऐसा भी हो सकता है, इस पे शक ही आता है कि टाइप्ड नाम किसी और ने उनकी मृत्यु के बाद टाइप करके रखे हों, उस केस को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि जिस वक़्त और एक बात और है, जिस दिन ये घटना घटी है, उस दिन
क्या उन्होंने उनके साथ किसी तरह की कोई गलत आचरण विभाग में उनके साथ कोई घटना बड़ी ऐसी हुई कि वो उस दिन बहुत ज़्यादा आहत हो गए? और क्योंकि इस तरह की घटना आवेश में होती हैं। ये घटना ये नहीं होती कि मेरे साथ साल भर पहले से कुछ हुआ था और आज मैंने ये कर लिया, ऐसा नहीं होता है। आपके साथ या विभाग ने आपको कोई ऐसा लेटर दे दिया था कि आपका सस्पेंशन हो रहा है या आपका कुछ और हो रहा है, उन चीज़ों से डर के घबरा के तो भी व्यक्ति क्या होता है, क्या जिनको सबको सस्पेंड किया जाता है, क्या वो सारे लोग मर जाते हैं? नहीं होता है ना, कोई ऐसा नहीं करता है। सब विभाग में अपने साक्ष्य देते हैं, अपने प्रूफ्स देते हैं, अपनी बात रखते हैं और सालों-साल जो भी है केस चलता है उसमें हमको अपने को हार्म करने की आवश्यकता नहीं होती। कई बार गलत हो सकता है विभाग, आप भी गलत हो सकते हैं, तो जाँच होगी, निष्पक्ष हो उसका इंतज़ार करना चाहिए। आप अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का भी अगर आपको इतना भी ख़्याल नहीं था कि आपने किया, इसका मतलब परिवार में आपसी प्रेम नहीं था। पत्नी इन चीज़ों से बच के अब वो उसको सोच रही हैं कि मैं चैनलाइज़ करूँ। उन्होंने सारा आपको याद होगा जैसे यहाँ देखा था आपने खिलाड़ियों ने जिस तरह से आंदोलन किया और सारा एक वर्ग, पूरा राजनीतिक वर्ग उनके साथ आके खड़ा हो गया था। यहाँ उसी तरह की चीज़ हो रही है कि राजनीतिकरण कर दिया है और एक तरफ का जो क्या ना इंडी-भिंडी वो सारे एक साथ आके खड़े हो गए हैं और उन्होंने वो पंचायत करके एक तरह से हल्ला काट दिया है, दलित के नाम पे। ऐसे ही होता है कि भई वहाँ पे जाट बेटियाँ थीं, यहाँ पे दलित के नाम पे ले लिया। मामला क्या निकलता है? मामला कुछ नहीं निकलता, मामला आज भी इसमें स्वार्थ मुझे तो स्वार्थ की पूरी गंध इसमें नज़र आती है कि यहाँ है। दूसरी बात ये है कि कहाँ कौन से अफ़सर बिल्कुल स्मूथ लाइफ़ जीते हैं। कहाँ क्या कभी ब्राह्मण प्रताड़ित नहीं होता ब्राह्मण अफ़सर? क्या खून के घूँट नहीं पीते हैं? ऐसा ऐसा नहीं है, बहुत हैं, हज़ारों लाखों में हैं। तो दलित वर्ग कहकर आप हमेशा के लिए दलित नहीं हो जाते। जिस दिन आपने नौकरी ले ली, आपका दलित टैग हट गया। मेरा कहना ये है। कहने को तो फिर यहाँ पे सीजेआई को भी लोग इस तरह से बोलते हैं जी दलित अरे भाई सीजेआई होके भी आप दलित हैं, आप ये हो के आईपीएस बन के भी दलित हैं। तो जो बेचारा दलित है एक्चुअली, जो आज भी दलित ही है, वो कहाँ जाएगा? और मंदिर की बात मैं बता देती बिल्कुल। हूँ, मेरे यहाँ मेरी सोसाइटी में स्वीपर है लड़का, वो कास्ट से दलित ही है, ठीक है? दलित है और वो मंदिर जाता है मेरे घर के सामने, मुझे अक्सर मिलता है और वहीं मुझे नमस्ते करता है, इतना बड़ा तिलक लगाता है और शिव जी पर मंज जल चढ़ाता है। उसको कभी किसी ने नहीं रोका, पंडित जी को भी पता है, हमें भी पता है, मुझे मिलता है, नमस्ते करता है। क्या मैंने कभी उसे कहा? मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं हाथ जोड़ के रहती हूँ, हाँ, मैं निकल जाती हूँ। वो फिर आके झाड़ू लगाता है। तो ज्योति जी, बताइए, एक आईपीएस को कोई रोकेगा मंदिर में घुसने से? झाड़ू वाले को नहीं रोकता? ज्योति जी, सनातन समाज वो समाज है, अभी महाकुंभ खत्म हुआ है ना, और महाकुंभ के जरिए लोगों को ये पता है कि कितने सवर्ण पीठाधीश्वर हैं, मठों के पुजारी हैं, संत हैं, और उसी के अलावा हमारे कितने और जातियों के जो हमारे हिंदू सनातनी भाई हैं, उनके कितने लोग मठ हैं, महामंडलेश्वर हैं, मंडलेश्वर हैं, आचार्य हैं, गुरु हैं, कथावाचक हैं, ये हमें बताएँगे, ये सनातन को बताएँगे। तो सवाल ये उठता है कि एक आशंका यहाँ पर सीधे साफ तौर पर दिखाई देती है कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है जिस पर एक मृत आत्मा पर अब पूरी तरीके से गिद्धभोज सजाया जा रहा है। और एक चीज और, ज्योति जी, मैं निजता की बात जनरली नहीं करता, लेकिन आपने भी ध्यान दिया होगा जब मैं आपसे बात करता हूं तो आपके वीडियोस के नीचे, हमारी बातचीत के नीचे कई बार हमारे दर्शक बड़े सकारात्मक दृष्टि से ये जानना चाहते हैं कि अरे अमनीश जी, आपने ज्योति जी का परिचय नहीं दिया। लेकिन हमारे जो पुराने दर्शक हैं जो लगातार देखते हैं वो ऐसा नहीं करते, लेकिन एक उत्सुकता रहती है। तो ऐसा नहीं है दर्शकों कि हम यहाँ बैठ के ड्राइंग रूम की बहसें करते हैं। ज्योति जी, आपकी परमिशन लेते हुए मैं बहुत छोटा सा जिक्र करूंगा। ज्योति जी वर्किंग वुमेन रही हैं, और एक ऐसे विभाग से, मैं नाम अगर कहें तो आप ले लूं, दूरदर्शन जैसे विभाग में आपने सेवाएं दी हैं, और केवल अपने उत्तम मातृत्व की जिम्मेदारियों की रक्षा के लिए आपने अपने परिवार, अपने यूनिट, अपनी चीजों को देखते हुए उस दायित्व से सहर्ष आपने मुक्ति ली, और एक मातृत्व और जो एक अभिभावक होता है, आप उस रूप में हैं। इसलिए अगर आपके परिवार में इस तरह के कोई तनाव हैं साहब, तो उसको दूर कीजिए। उसको सड़क पर, बाजार पर एजेंडा बना रहे हैं आप। और यहाँ पर अब साफ तौर पर एक टेक्निकल चीज भी रखता हूँ।
9 पन्ने का वो नोट टाइप्ड है और उसके आखिरी पन्ने पर हरे रंग की स्याही से पूरन कुमार जी के दस्तखत हैं। अब क्या ये संदेह सामने नहीं रखा जाना चाहिए कि वो 8 पन्ने 9 पन्ने में 14 लोगों के नाम और तमाम चीजें, ये शिकायतें ये कहाँ से आई, ये कहाँ से रही, और क्या सबूत है कि उसको बदला नहीं गया होगा या पेजों को और इंसर्ट नहीं किया गया होगा। मेरा साफ तौर पर प्रारब्ध के इस मंच से मंजरी जी, सॉरी ज्योति जी, आपके सानिध्य में मैं ये सवाल उठा रहा हूँ कि अगर उन्होंने अपने हैंडराइटिंग में लिखा होता ज्योति जी, तो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट निकाल सकते थे कि हाँ, ये पूरन कुमार जी का ही लिखा हुआ है। यहाँ ये सवाल उठाया जाना चाहिए। जिस तरीके से अब एक घटना, दुर्घटना और एक मृतात्मा के ऊपर गिद्धभोज किया जा रहा है, तो उनकी पत्नी से भी ये सवाल उठाए जाने चाहिए कि नहीं उठाए जाने चाहिए? ज्योति जी? नहीं, बिल्कुल मैंने ये बात बोली है कि सबसे पहला दायित्व है, आप सरकार को या किसी अफ़सर को दोषी करोगे तो आप खुद अफ़सर पत्नी हैं और आपके अंदर एक, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं तो आप अपने घर का भी एडमिनिस्ट्रेशन देखते। आप सबसे पहले जिस व्यक्ति के साथ जुड़े थे, आपको उसे भी देखना चाहिए था, उसकी मनोदशा देखते। अगर वो सच में पीड़ित ही थे, तो भी आपको ये देखना, आपकी ही ज़िम्मेदारी सबसे पहले थी। सरकार आपके घर में नहीं आएगी देखने के लिए या कोई भी सामाजिक व्यक्ति नहीं आएगा, आप देखेंगे, आप वीआरएस ले लेते, नहीं ले सकते थे, आप 6 महीने की छुट्टी ले सकते थे, आप ना जाते विदेश, आपके पति इतने परेशान थे। अगर वो इतने परेशान थे तो आपको उनकी मानसिक स्थिति को समझ के उनके इर्द-गिर्द रहना चाहिए था। बेटियों को यहीं रहना चाहिए था, जो उनकी 2 बेटियों का ज़िक्र मैंने सुना है, विदेश में रहती हैं। क्या उनको अपने पापा की चिंता नहीं थी? क्या उनको नहीं रहना चाहिए था कि पापा परेशान हैं, मैं आती हूँ और मैं जब तक इस स्थिति से बाहर नहीं आएँगे, मैं उनके साथ ही रहूँगी। ये एक आवेश की स्थिति होती है, कुछ समय के लिए चलता है, फिर व्यक्ति शांत हो जाता है, उसका मन शांत हो जाता है, मैं मनोवैज्ञानिक रूप से भी कह रही हूँ। फिर वो ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं कर पाता, उसको फिर अपने इमोशंस आ जाते हैं अपने परिवार के प्रति, वो नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ वो ये देखता है कि मैं अकेला हूँ, मेरा इस संसार में अब कोई नहीं है और कोई रास्ता नहीं बचा है, परिवार भी मेरे साथ नहीं है, तब वो ऐसी हरकतें करता है जब उसे कहीं कुछ नज़र नहीं आता। तो मेरा मानना पहला है कि फर्स्ट यूनिट इज़ योर फैमिली। आपने अपनी फैमिली पे ध्यान नहीं दिया और अब आप दोषारोपण सरकार पे, विभाग पे, अधिकारियों पे, सब पे कर रहे हैं। आप एक पढ़े-लिखे व्यक्ति थे, आप दलित वर्ग में आए हैं, आपने आरक्षण भी लिया होगा, आप उस वर्ग के लिए एक आइकॉन थे। आपने क्या किया? आप इतना सा भी पेन नहीं, आप डेंट नहीं झेल पाए। तो ये बात नहीं होती है, आपको एक बिल्कुल, आदर्श बनना चाहिए था उन लड़कों के लिए, जो दलित वर्ग के लड़के हैं, आज आज तैयारियाँ कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, कि हमको अपने को मजबूत रखना है किसी भी स्थिति में, और ना हो, तो हम वीआरएस लेंगे, हम छोड़ देंगे इस नौकरी को, लेकिन अपने बिल्कुल, परिवार के लिए खड़े होंगे। आपने जो बात कही है कि परिवार की भी कमी है, बिल्कुल, परिवार की कमी यही है कि नौकरी छोड़ो, पहले जीवन। बिल्कुल, बिल्कुल ज्योति जी। और दर्शकों, ये घटना जिस तरीके से अब इसे राजनीति और बोटी-बोटी और गिद्धभोजों की तरफ ले जाया जा रहा है, जिसमें अब खुद जो सज्जन नहीं रहे, उनकी पत्नी भी शामिल हैं। एजेंडा साफ दिखाई दे रहा है कि अब इसके बाई प्रोडक्ट निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक मतलब निहितार्थ निकालने नहीं, बल्कि अब इसको बेचा जा रहा है। जी, ज्योति जी। मैं आपको याद दिलाऊँगी बहुत पुरानी घटना, मुलायम सिंह यादव के ज़माने की, शैलेंद्र सिंह की। ही वाज़ यस, आईपीएस और यंग यंग लड़के थे। मेरे मित्र उन वो मेरे आज भी मित्र आज हैं, है ना? मेरे मित्र और हैं। वो मेरा आइकन लखनऊ है में वो। उनसे मिलना-जुलना है। जी हाँ, जी वो हाँ, आइकॉन है, वो उस ज़माने के, आज के ज़माने के भी युवा के आइकन इसलिए हैं कि हम कैसे एक नौकरी को आपने लात मार दी, बिल्कुल। भई हम अपने उसूलों से अलग नहीं हटेंगे, भाड़ में जाए, अपना काम कर रहे हैं और बहुत शानदार कार्य कर रहे हैं और बहुत समाज को शानदार। प्रेरणा देते आप हैं ऐसे लोग। लख जी, और दर्शकों को बता दूँ जिनका ज़िक्र किया शैलेंद्र जी का, क्या शानदार गौ सेवा कर रहे हैं। शानदार गौशाला, इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स। उस बंदे ने, हालाँकि वो चुनाव भी लड़े। आप ये देखिए, जिजीविषा देखिए, चुनाव भी लड़े, चुनाव हारे भी। उसके बाद तमाम तरह की ये प्रताड़ना के साथ सकारात्मक रूप से काम कर रहे हैं और सफल व्यक्ति हैं। आपने अच्छा ज़िक्र किया, मैं ये वाला वीडियो उनको नहीं, उठा के आईपीएस थे भेजूँगा अभी, भाई, शैलेंद्र जी आईपीएस को। होने के बाद किस तरह की प्रताड़ना उनके बिल्कुल, परिवार के साथ, हमने तो उनके इंटरव्यू सुने, हमने उनका देखा है, लेकिन मैंने उस चीज को इमेजिन किया कि जब एक व्यक्ति जिसकी नई ही शादी होगी और बिल्कुल, छोटे ही बच्चे रहे होंगे, उसकी नौकरी में इस तरह की बात आ जाए, उस पे कितना बड़ा निश्चित प्रेशर रूप रहा होगा पारिवारिक, लेकिन निश्चित। उसके बाद भी उन्होंने ऐसा कदम नहीं ऐसा उठाया ना।
बिल्कुल, ऐसे तमाम उदाहरण हैं, ऐसे तमाम उदाहरण हैं। और मैं तो कई अधिकारियों का नाम लूँगा, ठीक है, वो कैसे हैं, कैसे नहीं है, मैं तो अमिताभ ठाकुर का नाम लूँगा, कम से कम वो बंदा लड़ रहा है। उसने इस तरह के कोई पलायन का नाम का खेल नहीं खेला। तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं, आप उससे कई बार एग्री हो सकते हैं, डिसएग्री हो सकते हैं, लेकिन इस मामले में आप जिस तरीके से पलायन कर गए जीवन से और जीवन से पलायन करने के बाद उस पलायन पर अब जिस तरीके से गिद्धभोज सजाया जा रहा है, ये एक बार फिर दर्शकों ध्यान दीजिए कि पहले 24 घंटे, 48 घंटे तक विमर्श बिल्कुल सही दिशा पे चला, लेकिन उसके बाद एजेंडा खोर आए और इस सारे विमर्श की दिशा किस तरफ जा रही है, इसलिए हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। ये कांग्रेसी टूलकिट का एक और काम है, आई लव यू, दिस एंड दैट, भारत में आग लगाना है, जातियों में बाँटना है, सनातन को विखंडित करना है, इसका एक और प्रयास। और ईश्वर करे कि मेरी बात जो है निकली जो आज मुँह से है वो गलत साबित हो। लेकिन मैं तो ज्योति जी ये देख रहा हूँ कि ये मोहतरिमा जो इनकी धर्मपत्नी है, इनका जो अंदाज़ है, ये हरियाणा का विधानसभा चुनाव या आने वाले लोकसभा चुनाव में ये आपको इलेक्शन लड़ती हुई अगर दिख जाएँ, तो ये वीडियो दर्शकों याद रखिएगा। ज्योति जी, आपने एक ऐसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पे डिस्कस किया, हमें समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, वीडियो आगे ज़रूर बढ़ाइए क्योंकि इस तरह के विमर्श आगे ज़रूर जाने चाहिए। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोज़ को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बेल आइकन ज़रूर दबा के रखिएगा ताकि अपलोड की सूचना आपको मिले। एक बार चलते-चलते अगर मेरी आवाज़ अब रिस्तूरी जैसी लग रही हो, तो थोड़ा-सा गला खराब है। मेरे साथ अगले कुछ दिन और इसी तरह सहयोग करिएगा। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।